नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन शुरू कर रहे हैं जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनको जीरो लेवल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं नोट्स के माध्यम से आपको ये बुक है ये कंप्लीट करवाऊंगा। साथ के साथ आपको हर वीडियो के पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे ताकि आप अपना मूल्यांकन है वो कर पाओ। तो जो पहला लेसन है इसको अपन पार्टों में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है जिसके अंदर हम राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, नामकरण है, इसके अलावा जो राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल है, इतिहास का काल विभाजन है, यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। उसके पश्चात आगे वाले वीडियो में अपन जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं यानी ऐतिहासिक युग है राजस्थान का, वहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान की यदि बात करूं तो राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया आपसे पूछ ले तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द है इसका प्रयोग किया। फिर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिनकी पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान या रायथान कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं। राजपूताना किसने कहा तो जॉर्ज थॉमस ने कहा। रायथान या राजस्थान किसने कहा तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। फिर देखिए, और राजस्थान जो नाम है वो कब पड़ा था तो 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण में, यानी स्वतंत्रता के बाद सर्वसम्मति से राजस्थान का 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में राजस्थान नाम है वो पड़ा था। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा प्राचीन नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान के जो प्राचीन नाम है उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ राजस्थान को मरु, धानव प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन आदि आदि नामों से जाना जाता था। फिर देखिए, जांगल प्रदेश किस क्षेत्र को कहते थे तो जांगल प्रदेश बीकानेर, नागौर, इसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इस क्षेत्र में यानी जांगल प्रदेश के अंदर सम्मी, खेर और पिल्लू वृक्ष होते थे, तो इसलिए इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान में रखना, बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल के नाम से जाना जाता था, ये हमें पता है। लेकिन वो ऐसे दे दे कि पिल्लू वृक्ष वाला प्रदेश कौन सा है तो अपन सोचेंगे पिल्लू वृक्ष कौन सा है, तो ये बीकानेर के आसपास वाला क्षेत्र जांगल प्रदेश, यहाँ पर पिल्लू वृक्ष, समी, खेर वृक्ष आदि वृक्ष होते थे। अगला देखिए, क्योंकि माइनर प्रश्न बना लेता है और मैंने इसके अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो देखिए, मरु या धानव प्रदेश किसे कहते थे तो जोधपुर के लिए पहले मरु, फिर मरुवाड़ और कालांतर में मारवाड़ नाम पड़ा था। तो जोधपुर के लिए मरु या धनव प्रदेश नाम है वो उपयोग में लिया जाता था। और जोधपुर को सबसे पहले मरु कहा गया, फिर मरुवाड़ कहा गया, इसके बाद जोधपुर का जो क्षेत्र है इसे मारवाड़ कहा गया। फिर देखिए, मत्स्य, मत्स्य की यदि बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी कौन सी थी तो विराटनगर थी, ये ध्यान में रखना। सूरसेन जनपद की यदि बात करें तो सूरसेन जनपद है ये धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग है ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। तो इसी तरह ऐसे ऑप्शन आपको बना के दे सकता है, 3-4 जिलों के नाम दे दिए और ऐसे पूछ लेगा निम्न में से सूरसेन जनपद के अंतर्गत नहीं आता या आता है, तो ये ध्यान में रखना। धौलपुर व करौली का अधिकांश भाग है ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, कांठल, तो कांठल प्रदेश है वो महाई नदी के किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है इसे कांठल के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, छप्पन का मैदान, तो छप्पन के मैदान की यदि बात करें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 गांव का समूह है ना उसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, उपरमाल, उपरमाल की यदि बात करें तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लास आपकी ले रहा हूँ ना, इस क्लास के अंदर माइनर प्रश्न उठा लेता है बोर्ड कई बार, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो इसलिए बुकें हमें पढ़नी जरूरी है, प्रश्न यहीं से उठते हैं। फिर देखिए, मांड, मांड की यदि बात करें तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड था। फिर देखिए, वल या त्रिवेणी ये किस क्षेत्र को कहा जाता था तो वल है वो जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र है, इसे वल के नाम से जाना जाता था। और अन्य इसका नाम दुग्गल भी बोलते हैं, तो वल या दुग्गल तो जैसलमेर और बाड़मेर का के नाम से उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों की अधिकता के कारण, तो उदयपुर के आसपास पहाड़ियों की अधिकता के कारण, तस्तरीनुमा पहाड़ियों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को गिरुआ के नाम से जाना जाता है। वागड़,
तो देखिए बागड़ और एक वागड़, दोनों में आज आपका कन्फ्यूज है वो मैं दूर कर दूंगा। देखिए एक तो वागड़, एक है बागड़, मैंने दोनों लिख दिए, एक है ये वाला बागड़। ठीक है, तो देखिए बागड़ प्रदेश, इसको भी कई बार ऐसे दे देते हैं, पर आप यूं ध्यान में रखना जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, ऊपर बिंदी लगी हुई हो ये, तो वो ऊपर वाला प्रदेश है, यानी चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र है उसे बागड़ के नाम से जाना जाता है, ऊपर बिंदी वाला। ठीक है, और ऊपर बिंदी नहीं हो और ऐसे सीधा दिया रहे वागड़ या बागड़, तो वो अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। तो देखिए बागड़ बिना बिंदी वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, और बिंदी वाला चूरू, सिक्कर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र। हाड़ौती की यदि बात करें तो कोटा और बूंदी का प्रदेश है, इसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी की यदि बात करें तो सिक्कर व झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र है, इसे शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। फिर ये एक मैप दिया हुआ था जिसमें मैंने कुछ और भी भर दिए, तो ये एक बार आप देख लीजिए। मांड ये हमारा क्षेत्र, मरु यहाँ मारवाड़ वाला क्षेत्र ये, एक ये पोखर, तो ये नागौर के आसपास वाला क्षेत्र इधर यहाँ पर देख लीजिए पोखर के नाम से जाना जाता था, इसे मरुकांतर के नाम से, ये जांगल प्रदेश के नाम से, इधर बागड़ या वागड़ ऊपर बिंदी वाला ये ढूंढाड़ के नाम से, यहाँ ये वाला क्षेत्र है इसे मत्स्य, मेवात और सुरसेन आदि नामों से जाना जाता था। यहाँ पर ऊपरमाल या देशहरो इस नाम से जाना जाता था, ये हाड़ौती के ऊपर, और ये हाड़ौती के नाम से, और ये बागड़ के नाम से, ये मेवात क्षेत्र, और ये आडावली। तो ये एक बार मैप आप देख लेना, और ऐसे ही 10th क्लास की बुक में मैप दे रखा है जो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर बना दिया। तो ये एक बार मैप आपके दिमाग में रखोगे ना, तो पूछ भी लेगा ना वो, कोई सा भी जिला दे दे तो आप मतलब देख सकते हैं इसके आधार पर। फिर देखिए काल विभाजन की यदि बात करूँ इतिहास के, तो इतिहास को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राग युग, प्राक युग, एक है आद्य युग, एक है ऐतिहासिक युग। तो देखिए इतिहास का ऐसा युग जिसमें मानव पढ़ना लिखना दोनों ही नहीं जानता था, यानी ना तो वो पढ़ना जानता था ना ही लिखना जानता था, यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो वो काल था हड़प्पा से पूर्व का काल। फिर दूसरा काल आया आद्य युग, जिसमें मानव पढ़ना तो जानता था, सॉरी लिखना तो जानता था मानव, यानी उस टाइम का जो आद्य युग का मानव है ना, वो लिखना जानता था, लेकिन उनकी लिपि को अपन लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक, तो वो था आद्य युग। और हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है ना वो आद्य ऐतिहासिक युग की है, इसीलिए तो हड़प्पा की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो आद्य ऐतिहासिक युग की है। तो आद्य ऐतिहासिक युग जिसमें मानव लिखना जानता था लेकिन हम उनकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ सके हैं, तो हड़प्पा से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे आद्य युग के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक युग की बात करें तो जिसमें मानव लिखना भी जानता था, यानी जानने लग गया, और उसके बाद उनकी लिपि को अपन पढ़ भी सकते हैं, तो ये 600 से लेकर वर्तमान तक का जो काल है वो ऐतिहासिक युग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान, तो देखिए इसके अंदर जो जो बातें बताई गई है कि प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें राजस्थान का जो इतिहास था वो किस प्रकार का था, या कहाँ कहाँ से कैसे कैसे साक्ष्य मिले हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात करें प्रागैतिहासिक राजस्थान की, तो इसमें एक लाइन दे रखी है, ऊपर एक परिचय से दे रखा है, उसी में से मैंने प्रश्न बनाया है कि मानव सभ्यता नदी घाटियों के किनारे क्यों बसती थी, क्या कारण था। तो देखिए उत्तर मैंने लिखा कि जल की उपलब्धता, कंदमूल, फल और सघन वनों के कारण मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से मिल जाते थे, इसलिए अधिकतर जो मानव सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी के किनारे पनपी, यानी वहाँ पर जल उपलब्ध होगा, और जहाँ जल होगा वहाँ पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर पशु पक्षी रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे तो वहाँ सीधी सी बात है जो मनुष्य है उनको रहने के लिए मांस मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, जलाने के लिए लकड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर देखिए राजस्थान में प्राचीन समय में सरस्वती और दस्वती ये नदियाँ बहती थी, ये इतनी लाइनें लिखी हुई है राजस्थान अध्ययन में। फिर देखिए मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, यानी जहाँ से मानव का उद्भव हुआ, यानी जो प्रागैतिहासिक काल वाला था, तो मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को किस नाम से अपन जानते हैं, तो इस युग को अपन पाषाण युग के नाम से जानते हैं। अब देखिए इतिहास के 3 काल होते हैं जिन्हें त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यानी पाषाण काल, कांस्य काल या ताम्र काल, और फिर लोहा काल। तो इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पाषाण काल देखेंगे, फिर देखिए कांस्य युग देखेंगे, और फिर लोहा युग देखेंगे। तो यानी इनकी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, पर राजस्थान में जो पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य युग के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, लोहे काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, वो चीज़ें अपन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अपन इतिहास वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, पर जो जो राजस्थान अध्ययन की बुक में दिया गया है वो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो
तो देखिए पाषाण काल, पाषाण काल की यदि बात करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो देखिए पूर्व पाषाण काल है, इसकी यदि बात करें तो मैं एक एक आपको पढ़ा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ तक 1 मिनट और छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए, यदि पूर्व पाषाण काल की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान से क्वार्टाइज जो पत्थर है के उपकरण, अनेक उपकरण यहाँ से मिले हैं राजस्थान से। जो क्वार्टाइज पत्थर है ना, वो पूर्व पाषाण काल में मानव उपयोग में लेता था, वो पत्थर है क्वार्टाइज पत्थर। तो इसके उपकरण राजस्थान से भी मिले हैं, यानी पूर्व पाषाण काल में भी मानव राजस्थान में वो रहता था। अर्थात 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी, यानी पूर्व पाषाण काल में भी मानव है वो राजस्थान में निवास करता था। और ऐसे जो साक्ष्य है वो जयपुर और इंद्रगढ़ से पाषाणकालीन हस्तकुठार मिली है। तो ऐसे साक्ष्य हमें जयपुर और इंद्रगढ़ से मिलते हैं, यानी जयपुर और इंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ से पाषाणकालीन हस्तकुठार है, उसकी खोज की थी 1817 में C.A. हैकेट ने। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जयपुर से मिले हैं और एक इंद्रगढ़ से मिले हैं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार की खोज किसने की, तो C.A. हैकेट ने की। कब की, 1817 में। ऐसे ही साक्ष्य जालोर से भी मिलते हैं, जिनकी खोज बी ओलचिन ने की। तो ऐसे ही उपकरण है वो जालोर जिले से भी मिलते हैं, जहां इन उपकरणों की खोज बी ओलचिन ने की। इसके अलावा ये जो पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो किन किन नदी घाटियों के आसपास मिलते हैं, तो चंबल नदी, बनास नदी और बनास और चंबल की सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य वो मिलते हैं। इसके अलावा झालावाड़ से सेंटनकार ने इसी युग के उपकरण खोजे। तो आपसे पूछ ले कि झालावाड़ से किसने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे, तो सेंटनकार ने खोजे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो इंद्रगढ़ है, मैं यहाँ से प्रश्न बढ़ा दूँ ना कि इंद्रगढ़ जहाँ से पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले किस जिले में है। मैं अगर जयपुर दे दूँ तो आप सब लोग जयपुर करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दे रखा है ना जयपुर व इंद्रगढ़, तो दिमाग ऐसे जाता है ये इंद्रगढ़ जयपुर में ही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इंद्रगढ़ है कहाँ। फिर देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर में से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान, लूणी और उसकी सहायक नदियाँ और जो बेड़च नदी घाटी है, और इसके अलावा विराटनगर से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। और मध्य पाषाण काल के उपकरण कैसे थे, तो उपकरण बिल्कुल हल्के थे, छोटे थे, इसीलिए तो मध्य पाषाण काल है, इसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, यानी लघु लघु उपकरण मिले थे यहाँ से। तो माइक्रोलिथ का मतलब भी लघु ही होता है, क्या होता है, लघु। तो यहाँ से लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो उपकरण हल्के, छोटे और कुशलता से निर्मित थे मध्य पाषाण काल में। फिर देखिए ये कौन कौन सा पाषाण है वो काम में लेते थे, यानी कैसा पत्थर यूज में लेते थे मध्य पाषाण काल के लोग, तो जेस्पर, ठीक है, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, फिर देखिए कलसेडोनी आदि पत्थर काम में लेते थे। तो अब ये पता है प्रश्न ऐसे बना लेते हैं कि कलसेडोनी है तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, एक पत्थर, एक धातु, ऐसे दे दिया तो अपन सोचेंगे कलसेडोनी क्या है, तो ये मध्य पाषाण काल का एक उपकरण है, ये मध्य पाषाण काल का एक पत्थर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी, ये क्या है, पत्थर है जो मध्य पाषाण काल में काम में लिए जाते थे। और जो क्वार्टजाइट है वो पूर्व पाषाण काल में भी काम में लिया जाता था, पीछे अपन ने पढ़ा था। अब इस मध्य पाषाण काल के उपकरण कैसे थे, तो देखो ब्लेड जैसे, जिन्हें ब्लेड कहा गया, इग्रेवर, ठीक है, ब्लेड मतलब तेज धार वाले, ब्लेड, इग्रेवर, ठीक है, ट्राई एंगल, ठीक है, क्रेसेंट, ट्रेपज, स्क्रेपर और पॉइंटर, तो ये इस काल के उपकरण थे। और इन उपकरणों को माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। माइक्रोलिथ का मतलब ये होता है लघु पाषाणिक उपकरण, क्या होता है, लघु पाषाणिक उपकरण। फिर देखिए अपन बात करते हैं जो उत्तर पाषाण काल है। तो उत्तर पाषाण काल है, उसके साक्ष्य में अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि से हमें उत्तर पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा के उपकरण है वो उल्लेखनीय है,
जो कि उत्तर पाषाण काल के हैं। तो आपसे पूछ ले कि उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य राजस्थान से कहाँ से मिलते हैं, तो ऊपर वाले भी नाम दे सकता है। इसके अलावा ये दो उल्लेखनीय है, एक तो भीलवाड़ा का जो बागोर है वो, और मारवाड़ का जो तिलवाड़ा है। तो ये उत्तर पाषाण काल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जहाँ से उपकरण मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। अब मैंने यह प्रश्न आपसे पूछ लिया था पीछे कि इंद्रगढ़ स्थित है, तो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखिए राजस्थान में धातु काल, धातु काल की यदि बात करूँ मैं राजस्थान में, तो राजस्थान में ताम्र पाषाण और ताम्र काल इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इसके अलावा लोहे काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो देखिए गणेश्वर शिखर से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिलते हैं, गिलुंड राजसमंद से मिलते हैं, आहड़ उदयपुर से मिलते हैं, झाड़ोल उदयपुर से मिलते हैं, पिंड पांडलिया चित्तौड़ से मिलते हैं, कुराड़ा नागौर से मिलते हैं। ये सभ्यता स्थल है, आगे जिला दे रखा है, यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन उपकरण है वो हमें मिले हैं, यानी ताम्र पाषाण और ताम्र काल के साक्ष्य मिलते हैं। साबनिया और पुगल बीकानेर, यहाँ से भी ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के साक्ष्य मिलते हैं। नंदलालपुरा किराड़ोत चितवाड़ी जयपुर, यहाँ से भी मिलते हैं। एलाना जालौर से मिलते हैं। बूढ़ा पुष्कर अजमेर से मिलते हैं। इसके अलावा कोल मोहली स्वाई माधोपुर से मिलते हैं। मल्लाह भरतपुर से भी मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, जिला पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से ताम्र पाषाण कालीन या ताम्र काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना सारे के सारे। गणेश्वर, कालीबंगा, घिलुंड, आहड़, झाड़ोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबनिया व पुगल, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी, एलाना, बूढ़ा पुष्कर, कोल मोहली और मल्लाह। फिर देखिए लोहे काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, दोनों है भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर। अब जोधपुर सभ्यता स्थल कहाँ है, जयपुर है, यहाँ से लोहे काल के साक्ष्य मिलते हैं। सुनारी झुंझुनू से मिलते हैं, रेड टोंक से मिलते हैं। रेड है यहाँ पर लोहे की अधिकता के कारण इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, रेड टोंक को। ठीक है, रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। जोधपुरा व सुनारी से लोहे बनाने की भट्टियों के प्रमाण हमें मिलते हैं। फिर देखिए लोहे से प्राप्त लोहे के प्रमाण भारत में लोहे युग की सीमा निर्धारण का मुख्य स्रोत है। यानी लोहे से जो लोहे काल के जो प्रमाण हमें मिलते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो लोहे युग का निर्धारण करते हैं कि इससे पहले लोहे युग था, इससे पहले लोहे युग नहीं था, तो उस सीमा का निर्धारण करने के प्रमाण हमें लोहे भरतपुर से मिलते हैं। फिर देखिए लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर PGW के नाम से जाना जाता है, इस संस्कृति का उदय हुआ। तो लोहे काल के बाद राजस्थान में कौन सी संस्कृति का उदय हुआ, तो स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति। ठीक है, और जिसे PGW के नाम से भी जाना जाता है। और इस संस्कृति के अवशेष हमें विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नोहे आदि स्थलों से मिलते हैं। फिर देखिए इस संस्कृति का यानी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति, इसका उदय कब हुआ, तो 600 ईस्वी पूर्व हुआ। इसके पश्चात शुरू होगा ऐतिहासिक युग। कौन सा युग, ऐतिहासिक युग, तो वो अपन कल के वीडियो में करेंगे। अब अपन ने जितना मैटर पढ़ा है इसके वस्तुनिष्ठ अपन देख लेते हैं। तो कल अपना जो वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन राजस्थान के ऐतिहासिक युग में आ जाएंगे, जहाँ से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता शुरू होती है वहाँ से। तो चलिए इतने मैटर के अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सर्वप्रथम किसने राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, हिरोश महोदय या सेटन कोर। तो सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, 1800 ईस्वी। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रायथान। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली, कर्नल जेम्स टोड, सेटन कोर, बी ओल्चिन या CA हेकेट। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से आप बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CA हेकेट ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है, तो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। तो देखिए कांठल प्रतापगढ़ का भूभाग, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग, बागड़ प्रदेश
डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, किरुआ उदयपुर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश। तो देखिए इसका ब वाला है, ये गलत हो जाएगा। छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, अमलानंद घोष या वी एन स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान से या किस स्थान को लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? तो पुगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, एलाना जालोर या रेड टोंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड टोंक। फिर देखिए लोहा काल के पश्चात राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति का उदय हुआ, जिसके अवशेष मिलते हैं। तो जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नोहे, भरतपुर या उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस काल में बने छोटे पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा गया? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। फिर देखिए निम्नलिखित में से असंगत युगम कौन सा है? जांगल प्रदेश, बीकानेर व नागौर का क्षेत्र, मरु और धानो प्रदेश जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए प्रयुक्त, सूरसेन धौलपुर और करौली का क्षेत्र, ऊपर माल शिकर झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र। तो देखिए इसका द है वो गलत हो जाएगा। ऊपरमाल भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी बाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद जब विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो सर्वसम्मति से कब इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया? तो 30 मार्च 1949 को। अगला देखिए, किस स्थल से खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नालियां व बेलनाकार मुहर के अवशेष मिले हैं? तो ये सभ्यता से प्रश्न है, तो ये वैसे तो कल आना चाहिए था, लेकिन चलिए अहाड़, कालीबंगा, बेराट या बागौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। तो ये था दोस्तों अपना पहला वीडियो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।